कराची गर्ल्स स्कूल का ये दर्दनाक वाकया, जहां के वॉशरूम में एक 12 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। यह वीडियो तेजी से वायरल क्यों हुई? आप सभी से गुजारिश है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, सभी बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक और आगाही है। ये वाकया इस स्कूल में मौजूद एक टीचर की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वह कहती है कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां ही अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शौहर मुझे छोड़ते हुए स्कूल अपने दफ्तर जाते थे। इनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वह जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा। मुझे ख्याल आया मैंने तो जरूर का सामान नहीं लिया। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। तो मैंने शुक्र किया कि मेरे बैग जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स के वॉशरूम काफी दूर थे, इसलिए मैं बच्चियों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि यह मसला किसी तरीके से हल हो जाए। मुझे डर था कि कहानी मेरे कपड़े पर दाग न लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी शर्मिंदगी होती है। लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी तो चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे अब उल्का या आना शुरू हो गई थी। इतने में ही दूसरी टीचर और प्रिंसिपल भी आ गई, क्योंकि स्कूल लगने का भी टाइम हो रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिब पूछने लगी, क्या बात है, लगता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं परेशानी के आलम में इन्हें बताया कि मैं वॉशरूम में क्या मंजर देखकर आई हूँ। वह एकदम हक्का बक्का हो गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि यह गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना नेहा ही सन्नी बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद ही नाक पर कपड़ा रखकर वापस आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासिया आ चुकी थी और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन इन्हें बुलाया और इनसे कहा कि जाओ अंदर वॉशरूम में मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम तरफ लेकर आओ। वह दोनों बड़ी ही मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गई, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और इसका सारा यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो चुका था। और प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर टीचर्स और मैं भी स्टाफ रूम में पहुंच गई। बाकी की टीचर्स को प्रिंसिपल साहिब ये हिदायत की थी, आप स्कूल दूसरी तलवा को देखिए, ये बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि यह बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर तफी का जवाब इन्हें देना पड़ता, इसलिए इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाहती थी। फिर इन्होंने अपनी जानने वाली एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आकर इसने इस बच्ची का चेकअप किया तो वह कहने लगी कि इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर जल्दी इसे होश ना आया तो मुझे डर है कि यह मेन जा सकती है या फिर यह मर भी सकती है। डॉक्टर साहिबा ने तो हमें बुरे तरीके से डरा दिया था। मैं प्रिंसिपल साहिबा से कहा, ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 2 बेटियों की मां थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। फिर वह लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, यह बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है, क्या आपको मालूम है कि यह मामला क्या है? ये कब से चल रहा है? यह एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ही एक दिन की बात नहीं थी। काफी दिनों से मैं कुछ देख रही थी और महसूस भी किया था, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुजरा था कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थी कि स्कूल की बच्चियों में यह बात फैल चुकी है और लाख छुपाने के बावजूद भी सरगोशियां में वही यही बातें कर रही है। प्रिंसिपल साहिबा मजीद डर, इन्हें डर था कि स्कूल की साख मुतासिर। साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर हुआ था, इसलिए इनकी जान हवा हो रही थी कि अब वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। वह मुझसे कहने लगी, किसी भी तरह से इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो, इस बच्ची के वालिद को बुलाओ और इन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को इनके आश्रय छोड़ दो, हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर यह किस्सा यही खत्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं था, क्योंकि फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर बच्ची के घर वालों को बुलाया। वह बच्ची बहुत अच्छी थी, बस इस पर इसकी माँ का साया था। इसकी माँ मेरे घर के पड़ोस में ही सफाई किया करती थी, इसीलिए बच्ची की माँ को बुलाना मुश्किल नहीं था। मगर वह जब अस्पताल आए तब उसे यह सारा मामला बताया तब वह चिल्ला
चिल्लाकर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। इसकी खो पर इस अस्पताल के काफी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा। प्रिंसिपल साहिब ने बड़ी मुश्किल से इसे शांत किया और उसे धमकाया अगर वह चुप ना हुई तो उसी की बच्ची की बदनामी होगी। यह सुनकर बात चुप हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बहुत ही बुरे तरीके से इससे पूछताछ करने लगी कि तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के इन लफ्जों से इस औरत के चेहरे का रंग उतर गया और वह बड़े ही हैरान से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद इन्हें इस लहजे की और इस अल्फाज की कीमत नहीं पता। प्रिंसिपल साहिबा बस इसकी कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को इसकी मां के डाल दे और वह खुद अपने स्कूल चली जाए, फिर इस मामले से किनारा अख्तियार कर ले। जबकि इसकी मां का कहना था कि मेरी बच्ची काफी नेक थी, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह तो हमसे पूछ रही थी कि इसकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वह स्कूल के सिवा और कहीं नहीं जाती थी। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए इन्होंने इसे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना इसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। और फिर इन्होंने मुझे इशारा किया कि वापस स्कूल चलो, लेकिन सच तो ये था मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह मेरे क्लास की बहुत अच्छी और जैन बच्ची थी, मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वह बच्ची कितनी पाकीज़ा है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो कुछ हुआ था इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ जरूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। यह स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए मैं इसकी मां को सब्र की नसीहत करते हुए प्रिंसिपल साहिबा हम रहा वापस स्कूल पहुंच गई। सारे टीचर्स में तजस्सु था कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम स्कूल लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो दबी दबी सरगोशियां मुझे सुनाई देने लगी। हर लड़की इस बच्ची जैनब के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे कि यहाँ क्या मामला है, जबकि मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। बस रूम का वह मंजर मेरे दिमाग को घुमा रहा था और एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वाकई ही यह कोई मामूली बात नहीं थी जिसको दबाया या छुपा जाता, इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई थी और जो कुछ वहां से मिला था इसे भी जाया करवा दिया गया था। इस तरह दोपहर हुई और छुट्टी हो गई। सब हजारों सवाल जैन में लिए अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं बल्कि अस्पताल था। मुझे जैनब के पास जाना था। वह गरीब और मासूम बच्ची थी जिसे इस वक्त मेरी जरूरत थी। ना जाने इसे होश भी था या नहीं। मैंने रिक्शा लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जैनब का वजूद मेरे जहन में घूमता रहा। इसका खून बेहद यूनिफॉर्म वॉशरूम में पड़ा था। छोटा सा वजूद मुझे बुरी तरह से बुला गया था। मैं अस्पताल पहुंची तो जैनब की मां ने बताया कि इसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें इसने अभी भी नहीं खोली, इसलिए डॉक्टर इसे मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दे रहे। फिर वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मिस लाइना आपको तो पता है मैं बेबा औरत हूँ, घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए ताकि इसका मुस्तकबिल मेरी तरह बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की चार दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैं कहा, तुम कैसे कह सकती हो, इसके साथ जो भी हुआ वह स्कूल में ही हुआ, ये तो कई महीने पुरानी बात मालूम होती है। जैनब की मां कहने लगी, क्योंकि कुछ महीनों से मेरी जैनब स्कूल के नाम से कतराती थी, डरती थी। जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर स्त्री करती तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती कि अम्मा मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो। लेकिन वह पहले तो किसी भी सूरत स्कूल से छुट्टी नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है पढ़ाई से इसका दिल ओचाट होता जा रहा है, इसलिए मैं इसे डांट टप कर स्कूल भेज देती थी, यह समझा कर कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है। जैनब की मां की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल टीचर भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़ी फ्री भी होते थे और इनके साथ तन्हाई में बातें भी करते थे। खास तौर से सरहद की तो आदत थी, वह मौका मिलते ही किसी ना किसी लड़की के नजदीक होकर खड़े हो जाते और फिर बिला फजूल बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी पर भी इस तरह से शक नहीं कर सकती थी जब तक जैनब होश में अगर खुद ना कुछ बता दे। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फोन आने लगा। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच गई थी। मेरे लिए परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने जैनब की मां से इजाजत ली और कहा कि मैं शाम को आऊंगी। फिर मैंने इनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर मेरा मन जैनब में ही उलझा था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने इन्हें सारा माजरा बताया तो ये सुनकर वह हक्का बक्का रह गए। मुझे कहने लगे कि वह बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ भी पता नहीं चला। मैंने अपने शौहर को बताया कि वह एक यतीम बच्ची थी, मैं हमेशा से इसे परेशान ही देखती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका हाल बहुत अजीब था। वह क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी और इसके टेस्ट भी कुछ गलत आ रहे थे और पढ़ाई में कमजोर
होती जा रही थी, बस बदली से सारा दिन स्कूल में बैठी रहती थी। इस बात को मैंने नोटिस किया था। फिर कुछ दिन पहले इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, अक्सर बैठे बैठे इसे चक्कर आ जाते थे। वह बेंच पर सर ठिका दिया करती थी और मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से वह शायद कमज़ोर और निधा हो रही है। काश कि मुझे पता होता कि इसकी परेशानी की वजह क्या है, तो मैं इसकी मदद ज़रूर करती, तो मामला इस हद तक ना बिगड़ा कि वह आज ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर चले। वह मुझे अस्पताल ले गए। ज़ैनब को अब होश आ चुका था। मैं फ़ौरन इसके पास गई। मैंने इसका हाथ पकड़ा। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इसे कहा कि ज़ैनब, मुझ पर भरोसा करो बेटे और मुझे बता ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वह फूट फूट कर रो रही थी और मेरे लाख पूछने पर भी इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि अभी भी इसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। मैं थक हार कर वापस घर लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन ज़ैनब की मां इस बात के लिए राजी नहीं थी। इसे लगता था कि ऐसा करने से मजीद बदनामी होगी और प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और जनाब को ज़ैनब भी दिलाना चाहती थी और इसलिए मुझे ही कोई कदम उठाना था। मेरा शौहर मेरी नीयत जान गए थे। कहने लगे कि जो भी करना हो सोच समझ के करना, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही इस लड़की को और इसके बच्चे को देखा था, इसलिए तुम भी तफ के दायरे में होगी। और यहाँ पर तो पुलिस तफ के नाम पर जिन माहौल कर देती है। पुलिस का कानून है कि बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे और तुम्हारी न पर भी इससे फर्क पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरा शौहर वही टिपिकल सोच रखता था, खुद को दूसरों के मामले से दूर रखना चाहता था, जबकि एक उस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता था कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्टूडेंट को न्याय दिलाओ। स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। अगली ही सुबह मैं सीधे ही प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने इनसे कहा कि मैडम, ज़ैनब वाले केस को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसकी मां ने तो पुलिस कंप्लेन नहीं की, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। आखिर किसी ने ये गलत हरकत की है। हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हो। आपने अपनी खुद आंखों बच्ची की हालत अच्छी है, इसने स्कूल के वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चों को जन्म दिया है। शायद वह 4 या 5 महीने की हामिया थी। अगर ऐसे में वह मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता। वह तो शुक्र है कि इसे होश आ गया और वह पहले से बेहतर है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किसी और बच्ची के साथ हुआ तो। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, आप एक यकीन बच्ची के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं इसकी मां को खामोश करवा चुकी हूं और ज़ैनब के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवा दिए हैं। अब आप इस किस्से को खत्म समझे। ज़ैनब की वजह से मिस फूल की साख को दाव पर नहीं लगा सकती हूँ और ना ही अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद मेरी हज की फ्लाइट है। अगर इस मामले के खिलाफ मैंने एक्शन ले लिया और पुलिस कचहरी के मामलात में पड़ गई तो मेरा हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने दो टोक लफ्जों में अपना फैसला सुनाते हुए अपने क्लास में जाने को कहा और मैं अपना जवाब बिना पे अपने क्लास में चले गई। आज क्लास में मौजूद पूरी 60 लड़कियां मेरी मुंतज थी और मैं बार बार एक एक चेहरे को देख रही थी। अगर ज़ैनब आज इस मुकाम पर थी तो कल को इनमें से कोई और बच्ची भी तो हो सकती है, और बस यही ख्याल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां ज़ैनब के करीब बैठती थी मैंने इनसे भी सवाल जवाब करे। सबका यही कहना था कि ज़ैनब का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो ज़ैनब के साथ आती और जाती थी, इसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका के रख दिया। वह कहने लगी कि कुछ महीनों पहले कंप्यूटर कटक के सर ने ज़ैनब को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल ज़ैनब कंप्यूटर में काफ़ी कमज़ोर थी। बेचारी ज़ैनब के पास कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ नहीं थी और ना ही घर में कोई ऐसा था जो उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी बता सके। बार बार वह कंप्यूटर के टेस्ट गलत देती थी। कंप्यूटर के सर ने इसे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर समझा दूंगा। इस दिन वह मेरे साथ घर नहीं गई थी और इस दिन के बाद ज़ैनब का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर इससे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वह मगरूर हो गई है और इसकी नज़रों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं रही, इसलिए मैंने भी इसे बातचीत करना बंद कर दिया। ये कहकर वह बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सर हमाद के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहाँ भटकने के बजाय सीधा सहद के सर पर पहुंचकर इनसे सवाल जवाब करूंगी। फिर छुट्टी के वक्त जब सारी टीचर्स निकल गई, मैं और सरहद हम दोनों क्लासरूम में पहुंच गए तो मैंने इन्हें रोक लिया। वह निकलने ही वाले थे कि मेरी आवाज़ सुनकर पलट आए। मैंने मुस्कुरा कर इन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है कि ज़ैनब के साथ किसने ये सब कुछ किया है। मेरी यह बात सुनकर हम्माद बुरी तरह से चौंके और मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। कहने, अगर ऐसी बात थी तो फौरन पुलिस को शिकायत करनी चाहिए, मुजरिम को पकड़वा कर सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, इतनी देर नहीं करवानी चाहिए थी। अब सर हम्माद की यह बात सुनकर
मैं चौंक गई थी कि वह इतने मुस्लिम होकर यह सब जवाब कैसे दे रहे थे। अगर वह मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से इनसे पूछा कि आपने आज से 5 महीने पहले ज़ैनब को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता? मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गए और कहने लगे कि मिस नाइला, आप मुझ पर शक कर रही है और आपको लगता है कि मैंने ज़ैनब के साथ मैं खामोश रही तो वह खुद ही बोल पड़े और कहने लगे ज़ैनब काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए मैंने इसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि लिफ्ट में बिठाकर आराम से कंप्यूटर पर समझ सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फ़ोन आ गया। इसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वह अस्पताल में थी। आप भी जान हैं कि 5 महीने पहले मेरे घर पर बेटी की विलादत हुई है और वह वही दिन था। मैं स्टाफ रूम में था जब मेरी बीवी का फ़ोन आया। मैंने चौकीदार से कहा कि ज़ैनब कंप्यूटर रूम में मेरा इंतजार कर रही है, इसे वापस घर भेज दो, और मैं खुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस इस दिन यही बात हुई थी। आप चाहे तो ज़ैनब से भी पूछ सकती हैं या फिर चौकीदार से भी इस बात की गवाही ले सकती है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ और मैं किसी भी बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। सर हमाद ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं लड़कियों से सिर्फ इसलिए बातचीत करता हूं ताकि वह मुझसे सवाल जवाब करते हुए ना हिचकिचाहट। मेल टीचर से पढ़ना मुश्किल लगता है। वह अफसोस बड़ी नज़रों से मुझे देखते हुए चले गए और मैं इनके जाने के बाद सोच में पड़ गई थी कि अगर सर हमाद ने भी यह हरकत नहीं की तो फिर किसने की है। मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने इसे कहा कि बताओ 5 महीने पहले कंप्यूटर लैब में ज़ैनब के साथ क्या हुआ था? मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि सरहद की असलियत मुझे पता चल सके, लेकिन चौकीदार रंगत ने मुझे चुकाने पर मजबूर कर दिया और वह हकलाते हुए कहने लगा, बीबी जी मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका अंदाज बता रहा था कि इसे कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है, इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इटल करने जा रही हूँ क्योंकि मैं अब सारा सच जान गई हूँ। मुझे खुद ज़ैनब सच सच बता दिया है। लेकिन चौकीदार ने अपना मुंह ना खोला, बस यही कहता रहा कि दीदी जी हमें कुछ नहीं मालूम है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पहुँच गई और गुस्से से कहने लगी, मिस नाइला आपको समझ में क्यों नहीं आता? अब भी यह बात खत्म हो गई है, आप अपने घर जाएं। कल मेरी हज की फ्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूँ, इसलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को भी वापस भेज दिया था और इनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को ज़ैनब मिलने गई तो मैं इसे कहा, तुम मुझे बताओ कंप्यूटर लिप में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ हमद करा का पास आए थे या फिर? चौकीदार मेरी बात सुनकर वह इस तरह से रोई कि जैसे मैंने इसका कोई जख्म कुरेद दिया हो और फिर इसने वह सच्चाई मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे रोते हुए बताया कि इस दिन कॉल में सर हमाद ने मुझे रोका था लेकिन इसकी जगह चौकीदार वहां आ गया था और फिर इसने तन्हाई का फायदा उठाकर इसे कंप्यूटर लैब में बंद करके इसके साथ ज्यादती की और इसे धमकी दी कि अगर इसने यह बात किसी को भी बताई तो वह इसे जान से मार देगा। वह खौफजदा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने यह बात चौकीदार को बताई क्योंकि चौकीदार छुट्टी के बाद इसके साथ ज्यादातर करने लगा था। चौकीदार को इल्म हो गया था कि वह उम्मीद से है, लेकिन अपना गुनाह छुपाने के लिए इसने इसे बहुत सारी दवाएं खिलाना शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से इसके पेट में शदीद तकलीफ शुरू हुई और फिर 2 दिन पहले इसने स्कूल पहुंचते ही स्कूल में 5 महीने मुकम्मल बच्चों को जन्म दिया था। चौकीदार की दवाएं ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था कि वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचती तो शायद वह मर चुकी होती। यह सुनकर मेरी जान निकल गई और ज़ैनब की वालिदा भी हैरान रह गई थी। शायद इन्हें भी यह नहीं मालूम था कि इनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही थी। सच्चाई जानने के बाद मैंने फौरन चौकीदार के बारे में पता किया और यह जानकर मैं बड़ी हैरान रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया क्योंकि इसे अपने पकड़े जाने का खौफ हो गया, इसलिए वह गांव भाग गया था। इसका गांव कौन सा था, वह कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। ज़ैनब की मां ने मुझे पुलिस को इत्तला करने से और कानूनी कार्यवाही करने से मना कर दिया था। वह मजीद ज़ैनब की इज्जत को दाव पर नहीं लगाना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर भी मैं कुछ ना कर सकी। प्रिंसिपल साहिबा हज पर चली गई थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा हज कबूल होगा। वह चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन इन्होंने कोई कदम ना उठाया, बस अपनी स्कूल को बचाने में लगी रह गई। मेरी सब वालिद से गुजारिश है कि अपने तवज्जो दे, अगर इनमें कोई तब्दीली देखे तो इनसे सवाल जवाब करे, बच्चों को अपना दोस्त बनाकर रखिए ताकि बच्चे खुलकर आपसे अपनी हर बात कर सके। आज के दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, इनके हर मामले पर नज़र रखें ताकि वक्त पर ही उच्च नीच से आगाह हो सके। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि इस तरह की चीज़ों से हर वालिदीन हर इंसान आगाह हो सके, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में ये सब चीज़ें आम हो चुकी है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट संगीत चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली ज़रूर बने।